नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं रोड शो में नेताजी। रोड शो में आज हमारे साथ जो शख्सियत है, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक जी। ब्रजेश पाठक जी को भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ कैंट से अपना प्रत्याशी बनाया है। कैसी है मंत्री जी की तैयारियां चुनाव को लेकर, क्या मुद्दे रहने वाले हैं, माहौल क्या है, सभी पर हम मंत्री जी से बातचीत करेंगे। रोड शो की हमारी गाड़ी में सवार होंगे, चलेंगे उनके विधानसभा क्षेत्र में और हर मुद्दे को छूने की कोशिश करेंगे। मंत्री जी, कैसी चल रही है चुनाव की तैयारी? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आम जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। प्रचंड बहुमत से यहाँ बीजेपी जीतेगी। अब एक सवाल ये है हर किसी के मन में कि आप पिछली बार लखनऊ मध्य से लड़े थे, इस बार लखनऊ कैंट से लड़ रहे हैं, कुछ चुनौती है यहाँ से लड़ने में? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। मैंने 5 वर्ष पूरे लखनऊ में काम किया है। सभी कार्यकर्ता, आम जनमानस के मैंने चरणों की सेवा की है और आप देख रहे हैं कि कैंट विधानसभा क्षेत्र के आम मतदाताओं ने, भाइयों ने, बहनों ने जिस दिन से मुझे बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, घरों से निकल करके मुझे लगातार आशीर्वाद दे रहे हैं और कैंट विधानसभा क्षेत्र में हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। क्या कारण रहा सर सीट बदलने का? ये भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व समय समय पर कार्यकर्ताओं के दायित्वों में परिवर्तन करता रहता है, कार्यक्षेत्र बदलता रहता है और ये उनका विषय है। जो भी आदेश हमें नेतृत्व ने दिया उसका मैं पालन कर रहा हूँ। इसी से जुड़ा एक आखिरी सवाल, राजनीति के जानकारों का कहना है कि कई लोग दावेदारी कर रहे थे लखनऊ कैंट से, तो उन तमाम कयासों को विराम देने के लिए पार्टी ने ब्रजेश पाठक को यहाँ से उतारा। ये नेतृत्व का सवाल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उसको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और उसको सिरोधार करते हुए जनता के बीच में हूँ। जनता का आशीर्वाद, आम जनमानस का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। आप देखेंगे बीजेपी यहाँ प्रचंड बहुमत से जीतेगी। समाजवादी पार्टी ने राजीव गांधी को आपके खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है, कोई चुनौती है आपके लिए? दरअसल समाजवादी पार्टी कहीं भी प्रदेश में चुनौती प्रस्तुत नहीं कर पा रही है। उनकी गुंडाई से, अराजकता से, दंगों से प्रदेश की जनता उभी हुई थी। जिस प्रकार से प्रदेश को उन्होंने गुंडा राज बना दिया था, भ्रष्टाचार के अड्डे बना दिए थे, सरकारी दफ्तर में लूट मची थी, प्लाट मकान दुकानों पर कब्जे हो रहे थे, बहु बेटियों की इज्जत आबरू खतरे में थी। हमारी सरकार में, योगी जी की सरकार में कानून का राज स्थापित हुआ है और लोगों में कानून का भय है, अपराधियों में डर है। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आप देखेंगे प्रचंड लहर चल रही है। जब परिणाम आएगा, हम पिछली बार से वेदिक सीटें जीत करके सरकार बनाएंगे। सर, हम फिर से लखनऊ पर लौटेंगे, लेकिन चूंकि पहले चरण में पश्चिम में चुनाव है तो अब सवाल वहां से जुड़ा हुआ। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी कह रहे हैं कि पश्चिम की हवा बदल गई। देखिएगा, परिणाम जब आएगा तो उनको पता चल जाएगा। इस प्रकार 2 लड़के 2017 में निकले थे, सुपर फ्लॉप साबित हुए। 2019 में जो परिणाम था वो भी सबको पता है, सुपर फ्लॉप शो साबित हुआ और दोनों दल आपस में एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते हैं। गठबंधन, ठगबंधन प्रदेश के लिए साबित हुए। अब उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी के साथ है और बीजेपी के पक्ष में प्रचंड लहर चल रही है। सर, एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि चुनाव घोषित होने से पहले तक बार बार ये कहा जाता था कि चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। अचानक से कैराना आ गया, अचानक से पलायन आ गया, इसके पीछे क्या कारण? नहीं लाया। कैराना में जब समाजवादी पार्टी की सूची जारी हुई तो कैराना के दंगों के आरोपी, मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी को उन्होंने टिकट दिया। वहीं से विवाद शुरू हुआ है। पहले तो उन्होंने कहा इसको नहीं लड़ाएंगे, टिकट देने के बाद उनकी बहन को लड़ाएंगे। फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वयं जाकर के वहां उन्होंने प्रचार किया और जिस ढंग से ध्रुवीकरण वो करना चाहते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के लोग इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम दंगाइयों को, माफियागर्दी करने वालों को, गुंडों को जेल भेजेंगे, ये हमारा एकदम निश्चय है और किसी भी तरह से हम कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को प्रदेश में काम करने की अनुमति प्रदेश की जनता देने वाली नहीं है। सर, यहीं से सवाल आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मंदिर आ गया, आप दर्शन करना चाहते हैं, आप दर्शन कर लीजिए। मंत्री ब्रजेश पाठक जी ने मंदिर में दर्शन कर लिया है, पूजन कर लिया। एक बार फिर से हमारी गाड़ी में सवार होंगे और हम चलेंगे विधानसभा क्षेत्र की ओर। लेकिन उससे पहले एक सवाल, मंत्री जी, चुनाव प्रचार के दौरान कर्म के साथ साथ धर्म भी जरूरी है। देखिए, जो हमारे धर्म स्थल हैं, जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, यदि कहीं रास्ते में तो हम उनको प्रणाम करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल, राम मंदिर का जो असर है वो इस बार चुनाव में भी देखने को मिलेगा? देखिए, जो भी भारतीय संस्कृति पर, भारत की सांस्कृतिक विरासत पर काम कर रहे हैं, उस सभी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। सर, मथुरा का जिक्र अचानक कहां से आ गया? देखिए, लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में
हमारे जो ईश्वर हमारे जो भगवान हैं उत्तर प्रदेश में ही ज्यादातर हुए हैं। जैसे प्रभु राम का जन्मस्थल उत्तर प्रदेश अयोध्या में है, भगवान कृष्ण का मथुरा में है। इसी प्रकार बाबा विश्वनाथ की धरती काशी है और माँ विंध्यवासिनी भी यहीं पर हैं। तो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को ईश्वर का आशीर्वाद मिला हुआ है, इसलिए उत्तर प्रदेश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने वाला प्रदेश है। और अब सवाल कानून व्यवस्था पर करते हैं मंत्री जी से। मंत्री जी, बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में एक बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम करना, लेकिन अखिलेश यादव या विपक्षी दल ये कहते हैं कि टारगेटेड कार्रवाई की जा रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून की नजर में सभी लोग बराबर हैं। हमने अपना पराया नहीं देखा है, छोटा बड़ा ही नहीं देखा है, अमीर गरीब नहीं देखा है। जिसने भी कानून तोड़ा उसके खिलाफ हमने कड़ी कार्रवाई की है। विकास दुबे मामले के बाद सरकार सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में आई। ये कहा गया कि तरह तरह के सवाल इस प्रकार लोग करते रहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए आम जनमानस में इस बात को लेकर के चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी सरकार ने कानून का राज स्थापित किया है। नहीं, मतलब उसके बाद जो ये सवाल खड़ा हुआ कि ब्राह्मणों को खास तौर से टारगेट किया जाए, सरकार को नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर चलती है और जिनकी आप चर्चा करें ब्राह्मण समाज की मूल पार्टी यही है। बुलडोजर वाला एक्शन प्लान कैसे? दरअसल ये जानते हैं कि जो हमारे जो गुंडा एक्ट है, जो गैंगस्टर अधिनियम है, उसमें इस प्रकार का कार्रवाई उल्लिखित है। यदि कोई गुंडई से, अराजकता से, बलात् लोगों से अवैध धन कमाई करते हुए कोई संपत्ति बनाता है तो उसको गिराया जा सकता है। ये भारतीय दंड संहिता में और हमारी गुंडा एक्ट में, गैंगस्टर एक्ट में इस बात का प्रावधान है। मंत्री ब्रजेश पाठक जी कार्यकर्ताओं से संवाद कर चुके हैं, दोबारा से रोड शो की हमारी गाड़ी में सवार हो गए हैं। सवालों का सिलसिला फिर से आगे बढ़ाते हैं। मंत्री जी, कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दिया जा रहा है आपकी तरफ? ये मैंने कहा कि 23 तारीख को 100% मतदान के लिए काम करें, तभी हम मैक्सिमम मतदान करा पाएंगे। देखा गया है कि शहरी क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत कम रहता है। मैंने उनसे वोट की अपील के साथ साथ 100% मतदान का अनुरोध किया है। कोरोना काल में चुनाव प्रचार की चुनौतियां, संवाद की चुनौतियां बढ़ गई हैं। नहीं, कोरोना काल में हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का और जो कोरोना के नियम है उनका पालन करते हुए काम कर रहे हैं। अच्छा, कार्यकर्ताओं को क्या बताया जा रहा है कि जब आपको जनसंपर्क अभियान करना है, लोगों से मुलाकात करनी है, तो किन किन बातों का जिक्र करना है? देखिए, हम अपने भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार की जो उपलब्धियां हैं और केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं उनको लेकर के जनता के बीच में हैं। और जो सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है, इसको लेकर के हम जनता के बीच में हैं और जनता का आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमें मिल रहा है। लखनऊ कैंट के मुद्दे क्या हैं 2022 में सर? लखनऊ कैंट में दरअसल हमारे सामने सीवरेज की समस्या है। हम सीवर लाइन और जो हमारे सड़कें जो टूटी हैं, जो बिजली के तार उलझे हुए हैं, कई जगह जाम की वजह से हमें फ्लाईओवर से निर्माण कराने पड़ेंगे। इसके अलावा जो हमारा कंटेनमेंट एरिया है, जहां पर मिलिट्री से रिटायर्ड लोग रहते हैं, उनके लिए वहां पर हम एक लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज बनवाना चाहते हैं और वहां के लोगों के लिए खेल का मैदान, मिनी स्टेडियम को बनवाना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य गलत किए जो साइकिल पे सवार हो? मुझे लगता है कि उनका निर्णय गलत है और उन्हें इस पर पुनर्विचार आने वाले दिनों में जरूर करना होगा। आने वाले दिनों में करना होगा पुनर्विचार। अच्छा, हाल फिलहाल में आपने एक संकेत दिया था कि चुनाव में कुछ भी संभव है, राजनीति में कुछ भी संभव है। हो सकता है कि चुनाव के बाद जयंत चौधरी और ओपी राजभर बीजेपी के साथ। राजनीति जो है संभावनाओं का गेम है और इसके लिए हमेशा मैं बराबर सबसे अनुरोध करता हूं, अगर राष्ट्र को मजबूत करना है, अगर देश को मजबूत करना है, भारत माता को मजबूत करना है, तो जो हमारी ताकतें हैं, हमारे जो पावर है, हम सबको एक साथ इकट्ठा होकर के राष्ट्र के प्रति काम करना चाहिए। अब सर, एक सवाल ये उठता है कि सीएम साहब ने कहा कि कुछ लोगों को गर्मी चढ़ी है, चुनाव के बाद ये गर्मी उतर जाएगी। इस पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ज्यादा ही हमलावर हैं। इस प्रकार का जो बयान है उसको गलत ढंग से लोगों ने चर्चित किया है। उनका वो कहना था, जैसे नाहिद हसन ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, उन्होंने कहा कि हिंदुओं से हम चुन चुन कर बदला लेंगे। तो उस बयान के संदर्भ में उन्होंने कहा होगा। हमें लगता है कि हिंदुओं से चुन चुन कर बदला लेने वालों को कृपया ऐसे बयान नहीं देना चाहिए और सरकार जब हमारी बनेगी तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी, अभी सीएम योगी ने नॉमिनेशन के बाद न्यूज 18 को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने फिर से इस बात का जिक्र किया कि चुनाव 80 बनाम 20 का है। क्या है इसके मायने? देखिए, आप जानते हैं कि 80% लोग जो भारत के प्रति, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, उनकी चर्चा हो रही है।
80% लोग अमन चैन चाहते हैं, 80% लोग उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में 80% लोग वो हैं जो लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट के मोर्चे पर आगे बढ़े। ये उनकी चर्चा हो रही है बार बार। लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 80% हमारे साथ हैं, 20% उनके खिलाफ हैं, मतलब पूरे 100% हमारे साथ हैं। सीएम साहब सही कह रहे हैं। ये परिभाषित करना मुझे लगता है कि उनका गलत परिभाषा निकलेगी। जब 10 मार्च को परिणाम आएगा तो बीजेपी के पक्ष में आएगा और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। कितनी सीटें आ रही हैं? मैं अच्छी तरह जानता हूं 300 पार। तो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि 400 हमारी है, बाकी 3 बच रही है, उसी में बात है कि वो किस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। किसी भी हालत में सोचना भी अपराध है इस प्रकार के कि 400 सीटें उनके साथ हैं, उनको 45 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन 5 बड़ी बातें जो आप अपने विधानसभा क्षेत्र में, भारतीय जनता पार्टी सभी विधानसभा क्षेत्र में पब्लिक के बीच में लेकर जाने वाली है। हमने सभी गरीबों को मकान दिया है, हमने सभी घरों में निःशुल्क कनेक्शन दिए हैं बिजली के, हमने 1 करोड़ 18 लाख बिजली के कनेक्शन दिए। आजादी के बाद बिजली नहीं दे पाए आप। हमने सभी को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए हैं जो जरूरतमंद थे, हमने सबको शौचालय दिया है, हम महीने में 2 बार राशन दे रहे हैं पर्याप्त, उनको 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज कराने का इंतजाम किया है। इसके अलावा 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि दी है। इसके अलावा पटरी दुकानदारों खाते में 1,000 रुपए गए कोरोना काल में और अभी भी लगातार हम दे रहे हैं। माताओं बहनों को खातों में हमने 500 रुपए 2 किस्तें भेजी कोरोना काल में। और ऐसे गिनाएंगे तो सैकड़ों ऐसे कार्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किए। बिजली वाले मसले पर एक सवाल है। अखिलेश यादव कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 300 यूनिट फ्री देंगे। की बात कर रहे हैं कि फर्जी बातें कर रहे हैं। उन्होंने हाई स्कूल के बच्चों को टेबलेट देने के लिए कहा था। 2012 से 17 तक एक टेबलेट नहीं बांट पाए। लैपटॉप बांटने में घोटाला हुआ, उसकी कार्रवाई चली। चाय आ गई हमारे हाथ में तो थोड़ी चर्चा चाय पर भी कर लेते हैं। मंत्री जी, शुरुआत से शुरू करते हैं। छात्र संघ उपाध्यक्ष, छात्र संघ अध्यक्ष, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, फिर विधायक, फिर मंत्री, कैसी रही यहाँ तक की यात्रा? देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं 1985 से काम कर रहा हूं। लखनऊ हमारा कार्यक्षेत्र रहा है और लखनऊ के प्रत्येक गली में सभी नौजवानों से, कार्यकर्ताओं से, सामाजिक लोगों से मेरा परिचय प्रारंभ काल से ही रहा, जहां से मेरी जीवन की यात्रा प्रारंभ हुई। और लखनऊ के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ रहा था तो उस समय मेरे से बहुत वरिष्ठ लोग मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन लखनऊ के लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव तो केवल लखनऊ तक सीमित नहीं होता था, लगभग सभी जनपदों में हम लोग जाते थे और वहां से नौजवान साथी इकट्ठा होकर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के हमें चुनाव जिताए। और आज लखनऊ के लोगों का ही आशीर्वाद है कि मैं आज यहाँ बैठा हूँ। हरदोई आपकी जन्मभूमि है, वहाँ से जुड़ी कुछ यादें जो आप साझा करना चाहते हैं? हमारा हरदोई जनपद में कक्षा 8 तक मैंने पढ़ा और फिर मैं उन्नाव गया। उन्नाव में मैंने 9 से इंटर तक किया। उसके बाद मैं लखनऊ आ गया और 1980 से लेकर अब तक मैं लखनऊ में ही अपना जीवन गुजार रहा हूँ। लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और उसके बाद फिर मैं LLB मैंने किया। बीच में 2 वर्ष ICWA किया और मैं लखनऊ के लोगों के दिलों में हूँ। लखनऊ के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मंत्री जी को क्या पसंद है और क्या नापसंद? देखिए, हमें सब कुछ पसंद है। हमारे पास ऐसा कोई चीज़ नहीं जो मुझे पसंद ना हो। मैं सभी लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। खाने में मुझे सब कुछ पसंद है और मैं सिनेमा नहीं देख पाता हूँ। अच्छा। मैंने अपने जीवन में मुश्किल से 7-8 सिनेमा देखा होगा। 7-8 में कोई एक जो आपको याद हो? बहुत पुराना पिक्चर लगता था कभी टूरिंग टाकीज में, एक फूल दो माली, संतोषी माता, ऐसी पिक्चर हमने देखी है। और अभी जल्दी में एक पिक्चर आई थी 3 इडियट्स, वो मैंने देखी थी। अच्छा। जल्दी जल्दी एक रैपिड फायर में 4-5 नाम लूंगा, आपके मन में जो पहला ख्याल आए बोल दीजिएगा। मोदी जी, अटल जी, अखिलेश यादव जी, OP राजभर जी, मायावती जी। बहन जी सर्वमान्य नेता हैं और बहुत अच्छी है वो। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आपने समय निकाला। तो मंत्री ब्रजेश पाठक जी रोड शो की हमारी गाड़ी में सवार हुए, सभी सवालों का बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। यहाँ से हमारा काफिला आगे बढ़ेगा और कोशिश करेंगे कि रोड शो की गाड़ी में किसी ऐसे नेता को सवार करें जिनके बारे में आपके मन में तमाम सारे सवाल हों और उनसे इन सवालों को जवाब ले पाएं। तब तक के लिए नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर उत्तराखंड में आ रही है? जो लोग अनुयायी हैं सावरकर के और गॉडसे के, वो हमें राष्ट्रवाद सिखाएंगे।
अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति किसी ने की है तो वो देश का बंटवारा कराने वाली कांग्रेस ने की है। इसी गंगा मैया में लाशें तैरी है, इनकी चलती तो लाशों के ढेर लग जाते। जेल के अंदर क्यों नहीं डाला? निकम्मे हो, नकारे हो। देवभूमि में मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं बनने जाएगी। भारत माता की देखिए, ये पुलिस को बीच में आना पड़ा है। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक